रोहित बर्रा ने 370 के फैसले के विरोध में पेश किया प्रस्ताव का बीजेपी विधायकों ने जमकर किया विरोध। हंगामे के बाद 10 मिनट की सदन कार्रवाई स्थगित। अब्दुल रहीम राठौर बने विधानसभा के स्पीकर। मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ने भी राठौर को बधाई, सदन को चलाने के लिए सहयोग देने का आश्वासन दिया। गंदे नाले में हुई कछवा की ऊंज नहर तब्दील। ऊंज नहर कूड़ेदान की तरह से प्रयोग हो रही। नहर से उठने वाली दुर्गंध से लोग परेशान। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ विधानसभा सत्र की शुरुआत होते ही पीडीपी के विधायक वरीद पर्रा ने सदन में अनुच्छेद 370 को लेकर प्रस्ताव पास कर दिया और प्रस्ताव पेश होने के बाद सदन के अंदर जमकर हंगामा हुआ और इस प्रस्ताव पेश होने के बाद बीजेपी के विधायकों द्वारा जोरदार हंगामा किया और हंगामा इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर कहीं न कहीं धक्का मुक्की तक नौबत आ गई। आपको बता दें, स्पीकर के समझने के बाद भी जब बीजेपी के विधायकों ने हंगामा जारी रखा तो स्पीकर ने सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित किया। सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होते ही उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने अभिभाषण शुरू किया, जिसमें उन्होंने स्टेटहुड के कैबिनेट के फैसले का हवाला दिया। साथ ही साथ सभी विभागों को लेकर सरकार के रोड मैप के बारे में भी बताया है। तो आपको बता दें, आज विधानसभा के सत्र की शुरुआत हो चुकी है और लंबे समय के बाद विधानसभा सत्र का आगाज जम्मू कश्मीर में हुआ, लेकिन विधानसभा का सत्र जो शुरुआत हुई है वो काफी हंगामेदार रही। पीडीपी के विधायक ने धारा 370 का जो फैसला केंद्र सरकार की तरफ से 2019 में लिया गया था, उस फैसले के खिलाफ एक अहम प्रस्ताव पेश किया और उस प्रस्ताव के पेश करने के बाद तुरंत वहां पर हंगामा देखने को मिला और उस हंगामे के अंदर बीजेपी ने जोरदार तरीके से वहां पर शोर उठाया। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से तस्वीरें आपको हम दिखाने की कोशिशें कर रहे हैं। particularly world-renowned Kashmiri Flag. As part of UNESCO's Creative City Network, Srinagar joined a select group of cities worldwide recognized for fostering innovation interventions to manage the tourist inflow. Concerted efforts will be made for accelerated development of new tourist destinations both in Kashmir as well as Jammu, so that the immense untapped potential of our beautiful landscape is harnessed for improving the experience of the tourists and life and livelihood of the locals. Work on Savi Barrage project and artificial lake is also in full swing and likely to be completed soon, which will enhance tourism potential of Jammu city. The upcoming railway connectivity to Kashmir is expected to be fully operational soon, will indeed provide a significant boost to tourism in both Kashmir and the East Punjab region. JK Industrial Policy 2021-30 has been notified for encouraging private investment and to boost the industrial sector. New central sector package of rupees 28,400 crores is also available for encouraging new investment. My government will ensure that the requisite infrastructure for the development of industrial units is made available on priority. Subsidized industrial land is transparently allotted and it actually translates in attracting new investments, creating employment opportunities for the locals, develop backward regions and expanding industrial units. The Council of Ministers of Jammu and Kashmir has recently passed a unanimous resolution for reviewing the JNK Industrial Policy 21-30 to achieve this objective. My government देखिए, आपने सुना ये उपराज्यपाल का ये अभिभाषण। जब उन्होंने संबोधन किया तो उस समय हंगामा देखने को नहीं मिला, लेकिन उससे पहले जोरदार हंगामा हुआ। हालांकि ये अभिभाषण बहुत जरूरी था। एक लोकतंत्र के जब भी प्रक्रिया होती है या विधानसभा की कार्रवाई होती है तो वहां पर उस मुखिया का अभिभाषण होना जरूरी होता है।
तो चलिए, इस वक्त विनोद कुमार जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़े हुए हैं। इस वक्त की क्या तस्वीरें हम वहां से देखने को मिल रही हैं और क्या कुछ आने वाले समय में रहेंगी, इन तमाम विषयों पर आज चर्चा करेंगे। विनोद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। विनोद जी, जैसे ही विधानसभा का सत्र काफी देर के बाद हमने देखा, जम्मू कश्मीर के अंदर लगभग 6 से 7 साल के बाद विधानसभा का इंटीरियर कैसा होता है वो आज देखने की कोशिश की, लेकिन जब सत्र की शुरुआत हुई तो बेहद ही हंगामेदार शुरुआत हुई। बिल्कुल शीतल, ये उम्मीद पहले से की जा रही थी कि इस तरह की हो सकता है कि कोई जो एमएलए इस तरह का कहे कि ऐसा रेजोल्यूशन लाया जाए और ऐसा वाइस पढ़ने किया। उसके बाद हंगामा भी हुआ, जो स्वाभाविक था क्योंकि 28 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं और 5 अगस्त 2019 को जब लोकसभा और राज्यसभा में ये रीऑर्गेनाइजेशन बिल पास किया गया था, तो तब वहां सरकार भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए की सरकार थी। स्वाभाविक सी बात है, जहां पर जम्मू कश्मीर की विधानसभा में अब 28 विधायक जब अपोजिशन में होंगे तो उसका विरोध करेंगे, और उन्होंने विरोध किया, उसका नहीं किया, आपने देश भी दिया। ये होना था। बिल्कुल विनोद जी, देखिए, और हैरान करने वाली बात तो यह है कि पीडीपी के जो विधायक हैं उन्होंने इस प्रस्ताव को पेश किया है। 3 विधायक उनके हैं, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने इसको पेश किया। उसकी तारीफ खुद महबूबा मुफ्ती ने भी की है। तो उसके बाद फिर बीजेपी के विधायक उठे और उन्होंने हंगामा किया। सरकार का इस पर क्या रुख है, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या फिर कांग्रेस के गठबंधन की जो सरकार है? हालांकि भाजपा के लोग ये लॉजिक दे रहे थे कि जब लीडर ऑफ हाउस यानी चीफ मिनिस्टर ने अपना संबोधन कर दिया, उसके बाद वाहिद परा बोल नहीं सकते थे या वो उसको तकरीर नहीं कर सकते थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी विधायकों ने कहा कि उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी अपना संबोधन किया है। सरकार पशुपेश में स्वाभाविक किया है। क्यों? क्योंकि सरकार फिलहाल बिल्कुल भी गतिरोध केंद्र सरकार से नहीं लेना चाहती है। यानी 370 पर अगर चर्चा कर रही है, अगर सरकार ये मन बनाती है कि 370 पर चर्चा करनी है तो गतिरोध बढ़ता जाएगा। उस गतिरोध को ये कभी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी सारी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था जो है केंद्र पर निर्भर है। और कभी भी ये वाली सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि आगाज ही ऐसा हो जिससे केंद्र के साथ कंफ्लिक्ट शुरू हो जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार, अभी जो स्पीकर ने कहा कि मेरे पास रेजोल्यूशन आया नहीं है, इस रेजोल्यूशन को पढ़ा जाएगा, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा, तो ऐसा लगता है कि सरकार कोई भी कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं देगी या कोई गतिरोध केंद्र सरकार से नहीं चाहेगी, क्योंकि उनको सहयोग चाहिए केंद्र से। तो क्या ये थोड़ी सी अलग तस्वीर विनोद जी आज दिखाई दी कि विपक्ष के खेमे ने ही एक प्रस्ताव पेश किया और विपक्ष के खेमे ने ही इसका विरोध किया। दोनों विपक्ष में है, एक तरफ से पीडीपी भी विपक्ष में है और दूसरी तरफ बीजेपी भी विपक्ष में है। लेकिन अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या सरकार की बात करें तो क्या इस वक्त सरकार पर दोनों तरफ से दबाव है? एक तरफ मैनिफेस्टो पर जो उन्होंने मेंशन किया था कि धारा 370 के वापस को लेकर या उसके फैसले को लेकर, फैसले के विरोध में कहीं न कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जब सरकार बनेगी तो काम करेगी, एक वो दबाव है। दूसरा, विपक्ष भी अब दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस पर या सरकार पर। ठीक है, अगर हम राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में इसको देखें, गंभीरता से देखें, तो पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मात्र 3 विधायक हैं और उन्होंने अपनी ग्राउंड पूरी तरह से कश्मीर में खो दिया। वो कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा करना चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से कश्मीर की आवाम में नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो छवि बनी है, उस छवि को कैसे टॉर्नेट किया जाए। और ये एक पहला प्रयास था कि उन्होंने पहले ही सरकार पर दबाव बनाने शुरू कर दिया कि हमने प्रस्ताव ये जो लाया है उस पर चर्चा की जाए, डिस्कशन की जाए। और ऐसा प्रस्ताव लाने से वो पब्लिक में एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि कश्मीरी आवाम या पीडीपी जो है लगातार कश्मीरी आवाम की भावनाओं की कदर करती है, इसलिए उन्होंने पहले ही दिन में ये प्रस्ताव लाया है। और दूसरा, ये भी परसेप्शन क्रिएट करने का प्रयत्न किया जाएगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये कहा जा सकता है विनोद जी कि पीडीपी अब चाहेगी कश्मीर के लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ, उनके साथ जुड़ना चाहेगी। पहले से ही धारा 370 का फैसला जो 2019 में सरकार की तरफ से लिया गया था, उसके खिलाफ जो प्रस्ताव पेश किया है, कम विधायक ने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने जो बॉडी, एक पार्टी की बॉडी होती है, उसको निष्कासित कर दिया है, उसको डिसॉल्व कर दिया है, तो क्या ये जो यहाँ पर जो बिल पेश हुआ है, ये जो प्रस्ताव पेश हुआ है,
क्या ये वाकई में एक सेंटिमेंट्स के साथ जोड़ने की कोशिश करेगी पीडीपी यहाँ? देखिए, तो मैंने आपको कहा कि अगर राजनीतिक दृष्टि से इसको देखा जाए तो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने जो मूव किया है बड़ा सोच समझ के किया है। इसमें वो किसी न किसी तरीके से मौजूदा सरकार को एम्बेरस, पब्लिक की निगाह में एम्बेरस करने का प्रयत्न करेंगे। और उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि हम यानी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के 3 लोग होने के बावजूद भी हमने ये प्रस्ताव लाया कि 370 की वापसी और जो स्टेटस हमारा है वो हमें वापस मिलना चाहिए, ये उन्होंने प्रयत्न किया है। और कहीं ना कहीं ये सरकार के लिए गले की फांस बन जाएगी। क्या साथ दे, साथ इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि आपको केंद्र के साथ मिलकर के चलना है, केंद्र के साथ आप गतिरोध नहीं बना सकते। जी बिल्कुल। देखिए, जो विनोद जी इस वक्त जो खिचड़ी पकती हुई नजर आएगी, आगे भी जब सत्र चलेगा लगभग 5 दिन का ये समय है, और ये खिचड़ी ऐसे ही पकने वाली नजर आएगी क्योंकि जो शुरुआत हुई है ऐसा ये संकेत है कि आगे भी इसी तरह से चलता जाएगा। ये जब खिचड़ी पकेगी, एक तरफ सरकार ने ये साफ किया है कि केंद्र सरकार के साथ तालमेल करके चलना है, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। केंद्र सरकार ने ये साफ कर दिया है कि धारा 370 अब इतिहास के पन्नों में कैद हो चुका है, वो अब नहीं लौट सकता जम्मू कश्मीर के अंदर। अब इस खिचड़ी में किस तरह की जो सुगंध है वो निकलकर सामने आएगी, इसका फीडबैक निकलकर लोगों तक क्या पहुंच कर आएगा? देखिए, सत्र का आगाज भी हंगामे से हुआ है तो आप अंजाम का आंकलन कर सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि अंजाम क्या होगा। और हर दिन इस तरह का जो है हंगामा देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि जो लोग खासतौर पर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की बात करें या कश्मीर से जीतो इंडिपेंडेंस की बात करें, वो प्रयत्न करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे को बार बार उठाया जाए और अपनी इमेज जो है कश्मीरी आवाम के बीच में बनाई जाए। और सरकार की कोशिश रहेगी कि बीच का ट्रैक इख्तियार किया जाए ताकि ना तो केंद्र सरकार से गतिरोध बने और ना ही आवाम के बीच में उनकी छवि को कोई नुकसान पहुंचे। तो ये मुझे लगता है कि 5 दिन इस तरह की तरीके हो सकते हैं। विनोद जी, क्या इतना आसान है ये प्रस्ताव को आगे रखना और रखकर उसके बाद इस पर लड़ाई लड़ना? हालांकि पीडीपी ने भी ये साफ कर दिया है कि हम हमेशा इसको लेकर जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, आगे तक जाएंगे। क्या इतना आसान है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक सियासी विषाद बिछाने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल सियासी विषाद बिछाई जा रही है, क्योंकि हमने देखा है 2000 में ऑटोनॉमी को लेकर के रेजोल्यूशन 2/3 बहुमत से पास किया गया था। वो केंद्र सरकार में गया और केंद्र सरकार ने उसको टाल कर दिया। इस तरह का प्रस्ताव होते रहते, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इस प्रस्ताव को हाउस के अंदर डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि एक मजबूत विपक्ष है, 28 सदस्य उनके हैं और केंद्र में एनडीए की सरकार है जो भाजपा की अगुवाई वाली है। लेकिन क्या ये विपक्षी दल जो इस वक्त क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो इस वक्त विपक्षी दल के रूप में सदन के अंदर हैं, वो भी चाहेंगे कि सरकार का कामकाज ना हो, सदन ना चलने दिया जाए, मुद्दे ना उठाने दिए जाए पॉलिटिकली? शायद ये भी एक ऐसा ही मूव है कि सरकार की जो कार्रवाई है, सदन की कार्रवाई है, वो ना चले और तरीके से स्मूथली ना चले। शायद वही ये कारण है कि पहले ही दिन में वाहिद पर इस तरीके का रेजोल्यूशन लाने का प्रयत्न करते हैं। विनोद जी, बीजेपी का क्या रोल रहेगा खास तौर पर धारा 370 के फैसले को लेकर? अब विपक्ष की एक बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत भारी मत है भारतीय जनता पार्टी के पास, 28 विधायक उनके हैं सदन के अंदर, तो क्या एक रोल रहेगा इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कदापि नहीं चाहेगी कि ऐसा कोई प्रस्ताव पारित होकर के केंद्र सरकार या लोकसभा या राज्यसभा में जाए, वो कदापि नहीं चाहेगी, क्योंकि इसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह गलत मैसेज आएगा। और भारतीय जनता पार्टी प्रयत्न करती रहेगी कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव पारित ना हो जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो फैसला 5 अगस्त 2019 को लिया गया है उसका संदेश गलत जाएगा। तो बीजेपी का एकजुटता होकर के ये एक प्रयत्न रहेगा कि सरकार ऐसा कोई प्रस्ताव लाए नहीं और पारित भी ना करे। विनोद जी, आखिरी सवाल रहेगा, और ये आखिरी सवाल रहेगा कि अगले 5 दिन तक जब ये सदन की कार्यवाही इसी तरह से चलेगी, क्या लगता है फिर से हंगामेदार रहने की आशंका है या फिर कहीं ना कहीं सदन की तस्वीर बदलेगी और अगले 5 दिन में कोई ना कोई फ्रूटफुल डिसीजन निकलकर सामने आए, जो जिस उद्देश्य से विधायक वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें अपने अपने मुद्दे उठाने, अपने क्षेत्रों के मुद्दे उठाने हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छे दिन निकलकर आ जाएंगे अगले 4-5 दिन? शीतल, ये बेसिकली सत्र ये है कि एक तो स्पीकर की नियुक्ति की जाने की, लीडर ऑफ अपोजिशन तो बीजेपी ने तय करना था। दूसरा, राज्यपाल के अभिभाषण पर उन्होंने क्या अभिभाषण दिया है उस पर बहस होनी है, चर्चा होनी है, और उसका रिप्लाई जो है वो उमर अब्दुल्ला को देना है। राज्यपाल के अभिभाषण पर
टीका टिप्पणी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसा कोई आउटकम निकल के आएंगे इस 5 दिनों के सत्र में, वो मुझे लगता नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ये है कि जो औपचारिकता है, राज्यपाल के अभिभाषण पर सब सदस्यों को मौका दिया जाएगा कि वो अपना अपना विचार रखें और उसके बाद उमर अब्दुल्ला इस पर आखिर में संबोधन करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद जी, हमारे साथ ये समय देने के लिए। विनोद कुमार जी हमारे साथ बने हुए थे, वरिष्ठ पत्रकार, जिन्होंने इस खास खबर पर हमारे साथ बातचीत की। और ये खास इसलिए भी है क्योंकि कई सालों के बाद जम्मू कश्मीर की विधानसभा देखने को मिली है और विधानसभा सत्र शुरू होते ही धारा 370 के फैसले के खिलाफ जब प्रस्ताव पेश किया गया और हंगामा इतना जोरदार रहा, इसकी तस्वीरें भी हमने आप तक पहुंचाई। अब देखना होगा आने वाले 4 से 5 दिन क्या ये हंगामा बरकरार रहेगा या फिर इस विधानसभा से कोई न कोई आउटकम निकलकर सामने आएगा। इधर जम्मू कश्मीर में विधानसभा का सत्र आगाज जोरदार हंगामे भरा रहा। पीडीपी के विधायक वहीद पर्रा ने सत्र की शुरुआत में ही धारा 370 हटाने के फैसले के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया, जिसके बाद सदन में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। इस प्रस्ताव को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने विधायक वहीद पर्रा की सोशल मीडिया पर पोस्ट कर जमकर सराहना की। आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का पहला विधानसभा का सत्र शुभारंभ हुआ। सत्र के शुरू होने के बाद विधायक जावेद अहमद डार ने स्पीकर के लिए अब्दुल रहीम राठर के नाम का प्रस्ताव सदन में रखा और ध्वनि मत से अब्दुल रहीम राठर को जम्मू कश्मीर विधानसभा स्पीकर चुना गया। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और नेता प्रतिपक्ष सुनील शर्मा ने विधानसभा चुनाव अध्यक्ष चुने जाने पर अब्दुल रहीम राठर को बधाई और शुभकामनाएं दी। इस हाउस में इस औहदे को संभालने के लिए शायद आप नेचुरल चॉइस हो और इसी बात का नतीजा है कि आज जब ऑनरेबल प्रोग्राम स्पीकर ने तजवीज पेश की और हाउस से पूछा कि जो आपके स्पीकर बनने के खिलाफ वोट डालना चाहें वो ना करें, एक ने भी आपके स्पीकर बनने के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आपके तजुर्बे का, आपके एक्सपीरियंस का सबको मालूम है। कई बार इस हाउस के मेंबर रह चुके हैं, शायद अगर हम गिनना शुरू करें तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। मैं अपनी जगह याद कर रहा था कि बाबा कौम शेर कश्मीर शेख महमूद से लेके अभी तक मां सिवाय एक छोटा सा अरसा जिसमें से शायद महबूबा मुफ्ती साहिबा के साथ आपको हाउस में रहने का मौका नहीं मिला है चीफ मिनिस्टर, बाकी तमाम चीफ मिनिस्टरों के साथ या तो गवर्नमेंट में रहते या ऑपोजिशन में रहते आपने जम्मू कश्मीर के लोगों की खिदमत की है। मुख्तलिफ मिनिस्ट्रियां संभाली हैं आपने, गवर्नमेंट में रहते ऑपोजिशन में रहते आपने इस हाउस की शान बढ़ाई है। अब आप इस हाउस के कस्टोडियन बन चुके हैं। अब आपसे यही उम्मीद की जाएगी कि हाउस के कस्टोडियन के तौर पर आप इस हाउस में सबकी रखवाली करेंगे। हमारी तो आप ये कहें तो हम तो चाहेंगे कि ज्यादा आपकी तवज्जो हमारे तरफ रहे, लेकिन हाउस के कस्टोडियन की तरफ से अगर मैं ये आपसे उम्मीद करूं तो मुझे लगता है जितने भी अभी 90 लोग यहां को चुन के आए हैं, हम लोगों को रोज जम्मू कश्मीर की जनता देती है। हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, बात करने का लहजा, हमारी सभ्यता,
इस सबको रोज जम्मू कश्मीर की जनता बात करेगी। इसलिए अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल लाइन हम सबको एक डिसिप्लिन का मुजाहिरा यहां से करना होगा। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म का एक मॉडल होता है, एक नमूना होता है। वो कैसे बोलता है, वो क्या बोलता है, शब्दों पे विश्लेषण होता है, चौक चौराहे पे। इसलिए हम सब नए पुराने इन चीजों का ध्यान रखें। जो हमारी जम्मू कश्मीर की कौम है, अगर वो हमें मॉडल मानती है। जब जरा आगे बढ़ेंगे, खेतों की सिंचाई के उद्देश्य से बनाई गई कछवा की उज नहर को लोग अब कूड़ेदान की तरह प्रयोग कर रहे हैं। उज नहर जिले के कई गांव और कस्बों से होकर गुजरती है और इस लोगों द्वारा गंदगी डालने की भरमार है, जिससे ये नहर अब गंदे नाले में तब्दील हो गई है। नहर में पसरी गंदगी से उठने वाली दुर्गंध से लोग परेशान हैं, लेकिन सिंचाई विभाग और प्रशासन नहर की दुर्दशा को लेकर मूक दर्शक बना हुआ है। तो आपने देखा, नहर से उठने वाली दुर्गंध से लोग पूरी तरह से परेशान नजर आ रहा है। ये नहर है, लेकिन नहर की शक्ल पूरी तरह से नाले में तब्दील हो गई है। वो नहर जहां से पानी गुजरता है, सिंचाई के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अब लोग इसे गंदगी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कूड़ेदान बनाकर रखा है। और इसमें गंदगी जब चली जाती है तो आसपास लोगों के लिए चलना फिरना वहां से मुश्किल हो जाता है, रहने वाले लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि दुर्गंध इस नहर से आसपास के घरों तक पहुंच जाती है या फिर आने जाने वाले लोगों तक पहुंचती है। हालांकि इस नहर का जो इस्तेमाल है वो कहीं और होना है, लेकिन हुआ कहीं और की तरफ है। रंजीव मेहता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी हैं। रंजीव, बताइएगा, ये नहर जो पानी के लिए इस्तेमाल होती है, सिंचाई के लिए इसका पानी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस नहर का नाम बदलकर अब नाला रखा जाए तो बिल्कुल भी दूर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा नाले की शक्ल ले चुका है। देखिए शीतल, मैं इस नहर की बात करूं तो ये जो दरिया है उस पर निकली हुई एक नहर है जो काफी पुरानी नहर है, उज कैनाल इसका नाम है। और इससे हजारों एकड़ भूमि पर जो है वो सिंचाई की जाती है, लेकिन पिछले कई सालों से एक दशक से ये नहर पूरी तरह से ध्वंस हो चुकी है और जगह जगह पर इससे टूट चुकी है। और हर साल राजस्व विभाग के द्वारा इरिगेशन विभाग की तरह से टेंडर लगाकर फिल्टर निकालने का काम जो है वो बस जारी है। लेकिन ग्राउंड की बात करें तो वहां पर नहर में आज भी तो लोग जो है नहर को कूड़ेदान की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसमें पानी तो अच्छा नहीं है। और जो लोग हैं वो राजस्व इरिगेशन कैनाल जो बड़ी नहर है उसके ऊपर ही निर्भर है। लेकिन पुराने जो आजादी से पहले की नहर है, करीब 90 साल से अधिक का समय हो गया इस नहर को बने हुए, लेकिन उसके बावजूद इसके रखरखाव में विभाग बिल्कुल भी रुचि नहीं लेता है। और हर साल लाखों रुपए के टेंडर लगाकर इसकी फिल्टर को निकाल दी जाती है, लेकिन वो भी रंजीव, जिस काम की शुरुआत हो जाती है उस काम को अंजाम तक क्यों नहीं पहुंचाया जाता? वो काम फिर से उसी दशा में रह जाता है जो अभी दिखाई दे रहा है। आपने कहा कि ये आजादी से पहले की नहर है, बहुत पुरानी नहर है, लेकिन अभी की अभी वैसी पड़ी है। बिल्कुल है। यहाँ पर इसके लिए पिछले 15 साल पहले इसको जीर्णोद्धार के लिए एक कार्यक्रम भी चला था, जिसके चलते इस नहर की पूरी तरह से सफाई की गई और यहाँ से ये टूटी हुई उस पर रिपेयर भी किया गया। लेकिन मात्र 3-4 साल चलने के बाद इसका दोबारा से वही के हाल हो गया। लोग इसमें आए दिन इसमें क्योंकि खाली नहर है, पानी इसमें बिल्कुल नहीं आता, तो इसके चलते यहाँ पर लोग इसमें सिर्फ इसमें कूड़ादान के रूप में इसके इस्तेमाल करते हैं। और लगातार कूड़ा डालने से ये नहर में काफी गंदगी हो गई है, जगह जगह बदबू आती है। लोग अपनी दुकानों का, घरों का जितना भी कचरा होता है इसमें फेंकते हैं। पूरे राजबाग से लेकर ये सांबा जिला तक जाने वाली ये नहर जो है ये आज पूरी तरह से डिस्मिस हो चुकी है। और लोगों की मांग है, किसानों की मांग है कि अगर इस नहर को चलाया जाए तो उनको भरपूर सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, जिससे उनके खेतों में फसलें जो है वो लहला सकती है। लेकिन क्या लोगों ने इसका मुद्दा उठाया नहीं? रिप्रेजेंटेटिव ने इसको लेकर कोई आवाज नहीं उठाई आज तक? अगर उठाई तो क्या नहीं माना गया?
जैसे वहाँ के लोग हमेशा किसान जो है अपने जितने भी उनके कार्यक्रम होते हैं वो उठाते रहते हैं, समय समय पर अपने तौर पर उनके डेपुटेशन जो है विभागीय अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन मात्र उनको आश्वासन देकर टाल दिए जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लाखों रुपए के टेंडर जो है अस्पताल लगते हैं शेल्टर उसकी सफाई के लिए, लेकिन तो सफाई के नाम पर मात्र खाना पूर्ति की जाती है, जिसके चलते किसानों को इसका भरपूर लाभ नहीं मिल रहा और ना ही किसान अपनी पानी जो है पूरी मात्रा में पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो कोई 40 पहले 45 साल पहले बनी हुई रावी तवी कैनाल है, उसका पानी जरूर लोगों को मिल रहा है। कई जगहों पर इस नहर को बंद कर दिया गया है, कई जगहों पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं रावी तवी कैनाल की, उससे पानी इस नहर में छोड़ा जाता है कुछ इलाकों में, लेकिन उससे पूरी तरह से जो सिंचाई की व्यवस्था है वो किसानों के लिए संपूर्ण नहीं हो पाती है, जिसके चलते हर साल किसान सड़कों पर उतरते हैं, उनके विभाग के कार्यालय में जाकर गिराव भी करते हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही है, जिसके चलते किसान अब सजा हुआ अपने आप को महसूस करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रंजीव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रंजीव मेहता इस वक्त कस्बा से हमारे साथ जुड़े हुए थे और इस नहर को लेकर ये जानकारी दी। हालांकि नहर तो बनाई गई है, लेकिन इसकी मेंटेनेंस किसी भी विभाग की तरफ से नहीं हो पा रही है, जिससे किसान प्रभावित हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।